हेलो फ्रेंड्स। अब आईपीएल 2021 में सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है और सेकंड फेज में इस संडे से मैचेस स्टार्ट हुए 19 सितंबर से। और पूरे वीक में जो भी मैचेस रहे फ्रॉम संडे टू फ्राइडे, उन सब मैचेस की मैं आपसे बात करूंगा। एक एक करके हर टीम का एनालिसिस करेंगे कि किस टीम के क्या चांसेस है, क्या इनकी परफॉर्मेंस रही इस वीक। और सबसे पहले पर हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में क्या सिचुएशन है और क्या पहले जो ये सेकंड फेज स्टार्ट हुआ उससे पहले जो सिचुएशन थी, तो अब क्या क्या चेंजेस आए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम देखें, सीएसके अब नंबर 1 पे है पॉइंट्स टेबल पे विद 14 पॉइंट्स। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 2 14 पॉइंट्स। और इस सेकंड फेज से पहले आरसीबी और मुंबई इंडियंस, इनका लगभग तय माना जा रहा था कि ये भी टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएगी एट नंबर 3 एंड 4। पर इस वीक जो कुछ उलटफेर हुए और कुछ खास परफॉर्मेंसेस रही, तो आरसीबी और मुंबई इंडियंस दोनों की सिचुएशन पॉइंट्स टेबल में हल्की हो गई है। आरसीबी हालांकि अभी भी नंबर 3 पे है, पर पिछले दोनों मैच इन्होंने गंवाए हैं और अगर ऐसे ही ये हारते रहे तो फिर इनकी सिचुएशन और खराब हो जाएगी। आरसीबी 3 पे है विद 10 पॉइंट्स। केकेआर इस वीक ये एक सबसे सरप्राइजिंग टीम साबित हुई है और चौथे नंबर पे आ गई है विद 8 पॉइंट्स। और इनका रन रेट भी अच्छा है, +.363। और राजस्थान रॉयल्स भी 8 पॉइंट के साथ है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह कि राजस्थान रॉयल्स ने एक मैच कम खेला है, 8 मैचेस ही है, तो ये एक एडवांटेज है इनके पास, एक एक्स्ट्रा मैच इनको मिल रहा है। बाकी सब टीमों के 9 मैचेस हो गए हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ये वीक काफी खराब रहा और 8 पॉइंट्स के साथ अब छठे नंबर पे है मुंबई इंडियंस। तो इनका रन रेट भी काफी खराब है, -.310। तो जो ये 8 पॉइंट्स पे है, इनमें सबसे खराब रन रेट भी है। पंजाब किंग्स 7वें नंबर पे है 6 पॉइंट्स के साथ। पर अगर एक मैच जीत जाती है अगला, और अगला मैच भी इनका हैदराबाद के साथ है, तो वो लग रहा है कि पंजाब जीत जाएगी, तो ये भी रेस में दोबारा वापस आ जाएगी टॉप 4 की। और 8वें पे हैदराबाद सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ। तो इस वक्त तो जो सिचुएशन है, नंबर 3 और 4 की रेस बिल्कुल ओपन हो गई है और इसमें आरसीबी, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और पंजाब भी, मैं कहूंगा पंजाब भी है। इन पांचों के बीच अभी रेस बिल्कुल ओपन हो गई है और नंबर 3 और 4 की पोजीशन बिल्कुल अगले एक हफ्ते में पता चलेगा किसके हिस्से जा रही है। और अब हम इस हफ्ते क्या रहा, इस पूरे वीक का डिस्कशन भी करते हैं। तो एक एक करके हम 1 बाय 1 टीम वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरसीबी से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आरसीबी के इस वीक 2 मैचेस रहे और ये दोनों ही मैचेस में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। इनका केकेआर के साथ मैच था और सीएसके चेन्नई की टीम के साथ मैच था, तो दोनों के साथ ये हारे। और कोहली ने जो अपनी कप्तानी छोड़ने का डिक्लेयर किया है कि अब वो आईपीएल की भी कप्तानी इस साल के बाद छोड़ देंगे, तो ये भी फैक्टर कुछ सही साबित होता नजर नहीं आ रहा कोहली के लिए। तो लक फैक्टर ही मैं कहूंगा कि कोहली का लक डाउन चल रहा है बिल्कुल एज ए कैप्टन। और पहले मैच में तो जो केकेआर के साथ था, तो उसमें तो ये बिल्कुल ही एक तरह से शॉकिंग इनके लिए हो गया, सदमा दे दिया केकेआर ने, जब 90 रन के अंदर ही इनको ऑल आउट कर दिया और 10 ओवर रहते केकेआर ने वो मैच जीता। और फिर सीएसके ने भी इनको मैच हरा दिया। तो आरसीबी तो 2 मैच हार के अभी भी हालांकि नंबर 3 पे है, पर अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा पॉइंट्स टेबल में ऊपर बने रहना। और यहाँ पर जो कुछ 2 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से मैं कहूंगा थोड़ा ये आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही है, एबी डिविलियर्स एंड ग्लेन मैक्सवेल। ये आरसीबी के लिए थोड़ा सेटबैक साबित हुआ अभी तक इन दोनों मैचेस में। पहले में तो खैर पूरी बैटिंग ही फेल हो गई थी कोलकाता के सामने, तो पर चेन्नई के सामने इनको अच्छी पार्टनरशिप मिली, ओपनिंग पार्टनरशिप। विराट कोहली अच्छी फॉर्म में नजर आए तब, और देवदत्त पाडिक्कल भी। पर एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल
इतना अच्छा फॉर्म में नजर नहीं आया, और इस वजह से जहां लग रहा था कि आरसीबी 180 190 रन मार देगी, पर उतना नहीं हो पाया। 200 रन भी लग रहे थे उस स्टेज पे तो, और ये इनके लिए चिंता की बात हो सकती है। अगर इनको आगे बढ़ना है तो डिविलियर्स को, मैक्सवेल को तुरंत अपनी पहले वाली फॉर्म दिखानी होगी जो फर्स्ट हाफ में इनकी फॉर्म थी, वरना आरसीबी के लिए मुश्किल हो जाएगा। पर अभी भी मुझे लग रहा है कि आरसीबी टॉप 4 में पहुंच जाएगी। अभी ये आगे के जो मैचेस है इनमें अच्छा परफॉर्म करेगी, और जैसे बैटिंग में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया चेन्नई के खिलाफ, तो एज ए कैप्टन भी कोहली हमेशा टॉप 4 में पहुंचते हैं, तो इस बार भी पहुंचेगी। तो मैं इस स्टेज पे इनको, आरसीबी को चांस दूंगा, 70% चांस ऑफ रीचिंग द प्ले ऑफ स्टेज। और फिर हम दूसरी टीम जो बात करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स इस हफ्ते की सरप्राइजिंगली एक टीम साबित हुई है, जो एक अंडरडॉग थी, डार्क हॉर्स थी। और जो फर्स्ट हाफ में इनकी परफॉर्मेंस थी तो बड़ी ही बुझी हुई परफॉर्मेंस थी, मैचेस देखने में भी इनके मजा नहीं आ रहा था। और इस बार तो इन्होंने जो अब शुरुआत की है सेकंड हाफ में, तो लग ही नहीं रहा कि ये वो वाली कोलकाता की टीम है। बिल्कुल ही इनका बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। और इयॉन मॉर्गन की कप्तानी में भी लक जो है इनका चमक रहा है। मॉर्गन की कप्तानी पहले हाफ में तो बिल्कुल डाउन थी, और अब की बार वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो मूव्स बिल्कुल सही साबित हो रही है। 2 मैचेस इन्होंने खेले और दोनों जीते, एक आरसीबी के खिलाफ और एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो जो दोनों मैचेस भी जीते तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ थे जो टॉप 4 में पहुंचने की दावेदार थी। और इन दोनों टीम्स का, आरसीबी का भी और मुंबई इंडियंस का भी, केकेआर ने मतलब एक समीकरण बिगाड़ दिया है, और थोड़ा सदमा सा दे दिया है, झटका दे दिया है दोनों हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा को। और इनकी जो परफॉर्मेंस में सबसे बात जो उभर के आई, वो उभर के आई वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस। पहली बार मौका मिला वेंकटेश अय्यर को आईपीएल में, और क्या बढ़िया अय्यर ने बैटिंग करके दिखाई है। और मेरे को तो इस प्लेयर में टैलेंट नजर आ रहा है, काफी टैलेंट नजर आ रहा है। ये वैसे बैटिंग ऑलराउंडर है, थोड़ा मीडियम पेस और पेस बॉलिंग भी फेंकता है। और मैं कुछ एनालिस्ट से इसके बारे में बात कर रहा था यूट्यूब पे ही, तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस इसी तरीके से दे तो हार्दिक पांड्या की बैकअप के तौर पे इसको अगर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाए T20 वर्ल्ड कप में, तो एक बुरी ऑप्शन नहीं होगी। क्योंकि अभी ये वैसे ओपनिंग कर रहा है अय्यर, पर इससे पहले जो मैंने इसका पता किया, नंबर 6 पे ये बैटिंग करता था। और आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया मेरे को टैलेंट लग रहा है। और इसकी बॉलिंग भी मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से ये बॉलिंग करता है। और जो पहला मैच था आरसीबी के खिलाफ, वो तो केकेआर 10 ओवर पहले ही जीत गई, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी कंफर्टेबली जीती। तो अगर इसी तरीके से ये जारी रखते हैं अपने जो अटैकिंग गेम इन्होंने दिखाई है, तो ये बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि अब की बार टॉप 4 में ये पहुंच सकते हैं, इनके अच्छे चांसेस हैं। और डेफिनेटली जो इनके कोच कप्तान बात पहले किया करते थे कि हम अटैकिंग गेम दिखाना चाहते हैं, पर वो इनके बैट्समैन दिखा नहीं पा रहे थे, तो वो यहाँ पर देखने में आया है पहले हफ्ते में। शुभम गिल भी अब की बार तेज खेलते नजर आ रही है। और इनकी जो पूरी टीम है ये कहीं पे मतलब एक रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से नहीं खेल रही कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसा लग रहा है कि कोई भी सिचुएशन है ये तो ऐसे खेल रही है कि हमें 20 ओवर में 225 230 रन मारने। और ये मूव, ये इनका अभी तक तो सही जा रहा है, इन 2 मैचेस में सही गया, पर देखना है कि आगे भी ये अगर इस चीज को कंटिन्यू करे तो ये इस टूर्नामेंट की एक बड़ी खतरनाक टीम बन जाएगी। और फिर आते हैं हम हमारी तीसरी टीम पे, मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा की कप्तानी इस बार इतनी अच्छी साबित नहीं हो रही, इतना उनका लक अच्छा साबित नहीं हो रहा है एज ए कैप्टन। 2 मैच इन्होंने खेले और दोनों ही मैच हार गए। पहला इनका था चेन्नई के खिलाफ और दूसरा केकेआर के खिलाफ। और यहाँ पर रोहित एज ए कैप्टन प्रेशर में नजर आ रही है, क्योंकि अब T20 से जैसे विराट कोहली अपनी कप्तानी छोड़ रही है वर्ल्ड कप के बाद, तो रोहित को ही फ्रंट रनर माना जा रहा है कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। पर अगर मुंबई इंडियंस नहीं पहुंच पाती प्ले ऑफ्स में अब की बार, तो फिर
रोहित के ऊपर भी ये प्रेशर होगा, सेलेक्टर्स के ऊपर भी, क्या रोहित ही सही ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि वो 35 ईयर्स के भी हो गए हैं। और जो मैचेस भी इनके रहे, पहला मैच तो खेला नहीं था रोहित ने, दूसरे मैच में ये उतना खुल के खेलते नजर नहीं आए, स्लो बैटिंग करते नजर आए। और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इनके जो बाकी बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर है, वो इस पूरे टूर्नामेंट में उसने इतना अच्छा नहीं किया। तो ये इनकी स्ट्रेंथ रहती थी मुंबई इंडियंस की कि हर प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस देता था। पर अब की बार जैसे इनका सूर्य कुमार यादव भी और ईशान किशन भी ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो इसका जो इफेक्ट है ये रोहित पे नजर आ रहा है। और सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का भी लग रहा है कि इन्होंने अपनी जगह इंडियन टीम में जैसे पक्की कर ली है। सूर्य कुमार की तो पक्की हो ही गई है, और ईशान किशन ने अपनी स्क्वाड में तो बना ही ली है, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है। तो कहीं पे शायद ये थोड़ा रिलैक्स हो गई है, उतना अब अपना फुल एफर्ट नहीं लगा रहे कि हम फुल एफर्ट लगाए पहले की तरह, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और ईशान किशन की तो खैर बिल्कुल नहीं आ रही है, और मैं सरप्राइज हूँ कि ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर के ऊपर भी प्रेफरेंस दी गई, शिखर धवन के ऊपर भी प्रेफरेंस दी गई। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि कुछ ही अच्छी इनिंग्स खेली है ईशान किशन ने इंटरनेशनल लेवल पे, और आईपीएल में अच्छी फॉर्म में भी नहीं था, अभी भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर अगर ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली अच्छा कर जाती है, मान लीजिए दिल्ली जीत जाती है, तो फिर तो सेलेक्टर्स के लिए भी ये एक काफी उलझन हो जाएगी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद किसे कप्तान बनाए, ऋषभ पंत या रोहित शर्मा। तो रोहित के ऊपर ये भी एक प्रेशर है। साथ ही हम देखें हार्दिक पांड्या को, दोनों मैचेस जो इनके रहे, तो दोनों मैचेस में वो नहीं खेले, और ये भी सरप्राइजिंग बात है कि उनकी फिटनेस के ऊपर अभी भी निशान है कि वो फिट नहीं है, उनको थोड़ा प्रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि वो तो पिछले 1.5-2 महीने से आराम ही कर रहे हैं। श्रीलंका सीरीज खेली थी हार्दिक पांड्या ने, और उसमें वो बिल्कुल फ्लॉप रहे थे, और उसके बाद से तो उन्होंने कोई ऐसे मैचेस नहीं खेले, वो आराम ही कर रहे हैं, तो अभी भी वो फिट नहीं हुए। तो ये भी इंडियन टीम के लिए एक चिंता की बात है T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से भी, कि ना तो पांड्या की फिटनेस सही जा रही है, ना फॉर्म सही जा रही है। तो देखते हैं आगे के मैच में पांड्या को खिलाते हैं कि नहीं, और मुंबई इंडियंस वापसी करती है कि नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस आमतौर पे स्लो स्टार्टर्स रही है। कई बार इनका रहा है कि फर्स्ट हाफ में अच्छा नहीं खेलते, पर उसके बाद ये सेकंड हाफ में अच्छा खेल के प्लेऑफ्स तक पहुंच भी जाते हैं और ट्रॉफी भी जीत जाते हैं। पर यहाँ तो सेकंड हाफ में भी ये 2 मैच लगातार हार गए, तो अब तो ये स्टार्टर वाली बात नहीं रही है। अब तो अगर यहाँ से इन्होंने जीतना शुरू नहीं किया तो मुंबई तो गई अब की बार। तो मैं आपको सही बताऊं, मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस अब की बार टॉप 4 में नहीं आएगी इस आईपीएल में। तो ट्रॉफी जीतना तो बहुत दूर की बात है, तो अब की बार ये गए, तो मैं इनको तो चांस दूंगा 30% ही टॉप 4 में पहुंचने का। और जो पिछली टीम केकेआर के बारे में मैंने बात की थी, तो उनको मैं बल्कि मुंबई इंडियंस से ज्यादा चांस दूंगा प्लेऑफ्स में पहुंचने का, उनको मैं 40% चांस दूंगा। तो अब हम अपनी अगली टीम पे बात करते हैं। ये टीम है राजस्थान रॉयल्स की, और इनके साथ ही पंजाब किंग्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही एक ही मैच खेला इस वीक, और आपस में खेला ये मैच। इस मैच को राजस्थान रॉयल्स ने जीता, और ये मतलब जिस तरीके से ये मैच रहा, तो मुझे तो वो गाना याद आ गया जो एक मूवी का हिट गाना है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। तो ये बात तो राजस्थान रॉयल्स पे बिल्कुल फिट हो रही है। पर इसी को हम उल्टा करें, जीती बाजी को हारना हमें आता है, तो ये तो पंजाब पे फिट हो रही है बात बिल्कुल। ये जो मैच उनका जीता हुआ था, वो ये मैच हार गए, और राजस्थान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, भाई उन्होंने जीता है ये मैच, हारे हुए मैच को। और राजस्थान की परफॉर्मेंस का देखें तो एक तो मुझे यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस अब की बार बढ़िया लगी। ये जब पिछले आईपीएल में भी खेले थे तो इनको मौका दिया था, तो थोड़ा ये T20 के प्लेयर नहीं लग रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे तेज खेलने के लिए। पर इस बार इनकी अप्रोच में एक बढ़िया बात नजर आई है, जो फर्स्ट हाफ में भी इनको मौका मिला तो उसमें भी ये थोड़ा सा तेज खेलते नजर आए। हालांकि कोई लंबी इनिंग नहीं खेली, पर इस बार इन्होंने एक अच्छी बढ़िया लंबी इनिंग भी खेली और तेज भी खेले, और दिखाया कि इनको एक टैलेंटेड प्लेयर जो माना जा रहा था अंडर 19 से, तो वो टैलेंट है इनमें, कुछ बात है।
और साथ ही इनके लिए और एक फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि अच्छा रहा, और क्या पता आगे भी अच्छा रहे, कि बटलर नहीं थे अब की बार और बटलर की जगह एवन लुइस को ओपनिंग का मौका मिला। और एवन लुइस कहीं पे मुझे लगा कि बटलर से ज्यादा मुझे बढ़िया लग रही है, क्योंकि बटलर इनकंसिस्टेंट थे आईपीएल में, और बल्कि वो इस पूरे साल ही इनकंसिस्टेंट रहे है इंग्लैंड के लिए भी। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है एवन लुइस को जो ओपनिंग पोजीशन का मौका मिला, और वो भी बड़ी अटैकिंग गेम खेल रहा था, तो जिस मैच में वो चल गया तो वो अच्छा मार देगा, और हो सकता है बटलर से ज्यादा कंसिस्टेंट हो, बिना बॉल वेस्ट किए वो रन मार रहा था। उधर से जायसवाल भी इनका ओपनिंग पेयर अच्छा लग रहा है, और लिविंगस्टोन है मिडिल ऑर्डर में, वो तो हम जानते ही है बढ़िया इंग्लैंड का T20 प्लेयर है। और एक जो सरप्राइजिंग यहाँ पे प्लेयर रहा महिपाल लोमरोड, इसने भी क्या बैटिंग की, आते ही क्या बढ़िया छक्के लगाए, और देखने में तो ये इतना कोई लंबा चौड़ा या ऐसे कोई लग नहीं रहा था कि ऐसे इतनी तगड़ी हिटिंग करेगा। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से इसने मार दिए, ऑलमोस्ट 43 या 45 रन। पर फिर मैंने इसका थोड़ा चेक भी किया कि ये बिग हिटिंग के लिए फेमस है अपने डोमेस्टिक सर्किट में, और इसमें बात है कुछ। तो देखते हैं ये महिपाल लोमरोड भी कैसे बैटिंग करता है आगे के टूर्नामेंट में भी। तो ये इनका जो मिडल ऑर्डर और बैटिंग है, तो राजस्थान रॉयल्स की तो स्ट्रांग लग रही है, और बॉलिंग भी इनकी अच्छी है। तो ये भी KKR की तरह डार्क हॉर्स बिल्कुल साबित हो सकती है। और जो मुंबई इंडियंस तो मुझे लग रहा है अब की बार गई, और जो चौथे नंबर की पोजीशन है वो KKR या राजस्थान रॉयल्स, इनमें से कोई एक हथियाने वाला है। और जो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा आगे और मेंटेन रखेगा तो वो हथियाएगा, और हो सकता है कि बिल्कुल एंड तक ये जाए, जो आखिरी के भी मैचेस है उसमें फैसला हो। क्योंकि पिछला आईपीएल भी हम देखें तो उसमें भी राजस्थान का जो कोलकाता के साथ आखिरी मैच था, और तब तक ये डिसाइडेड नहीं था कि कौन पहुंच रहा है प्लेऑफ्स में, और उस मैच में वो भी बड़ा एक टक्कर का मैच रहा था। तो उसके बाद ये दोनों ही टीमें बाहर हो गई थी, वो नेट रन रेट का चक्कर था, और दिल्ली की टीम तब चली गई थी। पर मुझे राजस्थान रॉयल्स का अब की बार अच्छा चांस लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक मैच भी कम खेला है और ये 8 पॉइंट्स पे आ गए, मुंबई के साथ भी KKR के साथ भी। तो मैं राजस्थान रॉयल्स को तो दूंगा 50% चांस इस स्टेज पे प्लेऑफ में पहुंचने का। और हम थोड़ा पंजाब की भी बात कर लेते हैं। तो पंजाब की टीम ये जो बिल्कुल जीता हुआ मैच हार गई, इनकी इतनी बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप थी, KL राहुल, मयंक अग्रवाल, और उसके बाद भी निकोलस पूरन भी अब की बार तो अच्छी फॉर्म में लग रहा था, पर ये मैच फिनिश ही नहीं कर पाते। बिल्कुल आखिरी ओवर में 3 रन बनाने थे, वो इनसे नहीं बने। और यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा ये भी सोच रहा था कि इस मैच में, जैसे इस टूर्नामेंट में KL राहुल कप्तान है और अनिल कुंबले कोच है, और इन दोनों को लेके ही ये बात है कि ये इंडिया के कप्तान कोच बन सकते हैं आगे चल के। सुनील गावस्कर जी चाहते हैं कि KL राहुल को इंडिया का कैप्टन बनाया जाए आफ्टर विराट कोहली, और उधर से सौरव गांगुली चाहते हैं कि अनिल कुंबले अगले कोच हो। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर KL राहुल और अनिल कुंबले जी कोच, कैप्टन और कोच बन जाते हैं इंडिया के, तो तब क्या होगा, क्या जो इनका लक है, जिस तरीके से ये जीता हुआ मैच हारते हैं, वो इंडिया की टीम में भी ऐसा ना होने लगे। हमारे इंडियन फैंस तो ये सोच के घबरा भी रही है, मैं इनके कमेंट्स पढ़ रहा था। तो यहाँ पर मैं वैसे ना तो राहुल की कैप्टनसी को दोष दूंगा, ना अनिल कुंबले जी को एज ए कोच, पर ये लक फैक्टर तो होता ही है। और जैसे कोहली एंड शास्त्री का लक फैक्टर आपस में टीम के तौर पे है, तो यही बात इनके ऊपर भी है। और थोड़ा इनकी टीम सिलेक्शन भी अजीब है, ये पिछले आईपीएल में भी देखा गया था। अब ये अनिल कुंबले की डिसाइड करती है या KL राहुल, मेरे ख्याल से अनिल कुंबले तो सीनियर है, तो उनका तो डेफिनेटली इसमें रोल होगा, क्योंकि क्रिस गेल को नहीं खिलाया गया, इन्होंने नहीं खिलाया, और साथ में रवि बिश्नोई को भी नहीं खिलाया। तो रवि बिश्नोई ने भी पिछले फर्स्ट हाफ में अच्छी बॉलिंग की थी, उसको तब भी एंड बाद में खिलाया था कुछ मैचेस में, और क्रिस गेल को भी नहीं खिलाया। तो ये कुछ सिलेक्शन इश्यूज है। पर इनका अगला मैच हैदराबाद के साथ है, और वो मैच लगता है ये जीत जाएगी। हैदराबाद की टीम तो बिल्कुल लो जा रही है, और वो जीत गए तो ये फिर से ये भी 8 पॉइंट्स पे आ जाएगी, तो ये भी रेस में शामिल हो जाएगी। तो मैं पंजाब को काउंट आउट नहीं करूंगा।
मेरे ख्याल से ये भी टॉप 4 की रेस में शामिल है। तो मैं पंजाब की टीम को 25% चांस दूंगा यहाँ से टॉप 4 में पहुंचने का। और अब हम हमारी अगली टीम के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। इनके लिए ये वीक बढ़िया रहा, 2 मैचेस इन्होंने खेले और दोनों ही जीते। और महेंद्र सिंह धोनी ने, माही ने ये दिखाया कि कप्तान के तौर पे क्यों उनको इतना बढ़िया कैप्टन माना जाता है। क्योंकि हम देखें कि इनका मिडल ऑर्डर फॉर्म में नजर नहीं आया। बैटिंग में सुरेश रैना, रायडू, मोइन अली और धोनी भी, तो ये इतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए, पर फिर भी इन्होंने अपने दोनों मैच जीते और दोनों मजबूत टीमों के खिलाफ थे, मुंबई इंडियंस और आरसीबी। तो जो काम केकेआर ने मॉर्गन की कप्तानी में दोनों टीम्स के साथ किया, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, क्योंकि इन दोनों को केकेआर ने हराया और साथ में अब धोनी की टीम ने भी हराया, तो ये तो जले हुए नमक छिड़क दिया मुंबई इंडियंस और आरसीबी के। और जो खास परफॉर्मेंस और निकल के आई सीएसके के लिए वो थी ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग। तो गायकवाड़ ने तो मुझे काफी इंप्रेस किया है और मेरे अकॉर्डिंग गायकवाड़ को इंडिया के लिए और चांसेस मिलने चाहिए। 2 मैचेस इनको खिलाए थे श्रीलंका टूर पे, वहां पे नहीं चल पाए, पर इस प्लेयर में वाकई टैलेंट मुझे नजर आ रहा है और टेक्निकली ये साउंड नजर आ रहा है। तो सिर्फ T20 नहीं, वनडे के हिसाब से भी और टेस्ट मैच के हिसाब से भी ये टेक्निकली अच्छा प्लेयर नजर आ रहा है मुझे। और जो एक लंबी इनिंग भी खेलना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि रैश शॉट्स खेलता हो, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन करता है। तो इसको और मौके मिलने चाहिए इंडिया के लिए। कुछ इसमें मेरे को खास बात नजर आ रही है। चेन्नई की टीम तो प्लेऑफ्स में पहुंच गई है, ये अपने आगे भी कुछ मैच तो जीतेगी और मैं 100% इनके लिए तो मैं कहूंगा 100% CSK इज गोइंग टू रीच द प्ले ऑफ स्टेज। और अगली टीम दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने एक ही मैच खेला और ये मैच वो जीत गए। और इस वक्त मुझे दिल्ली की टीम सबसे स्ट्रांग नजर आ रही है आईपीएल में, और वो इसलिए क्योंकि बाकी सब टीमें जो ऊपर चल भी रही है, जैसे चेन्नई की हो गई, तो इनका भी कुछ बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। पर चेन्नई की, ये दिल्ली की टीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका ओपनिंग पेयर भी अच्छा है और साथ में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। और वापसी में श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि क्यों वो ईशान किशन के ऊपर उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी और श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में इंक्लूड किया जाना चाहिए था वर्ल्ड कप के। तो ये इन्होंने 2 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया के लिए, पर इंजरी की वजह से थोड़ा ये बाहर हो गए और थोड़ा उन 2 सालों को सिलेक्टर्स ने उतना काउंट नहीं किया। एक रीसेंट परफॉर्मेंस 2-3 मैचों में जो रही उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा टैलेंट है, इनको टेस्ट मैचेस में भी मौका मिलना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। टेक्निकली भी साउंड है, बाहर की कंट्रीज में अच्छा खेल सकती है और इंडिया ए के लिए लगातार अच्छा खेली है ये। और कुछ लोगों को लगता है ये शॉर्ट पिच बॉल नहीं खेल पाते, पर ऐसा नहीं है। ये वनडे और T20 में थोड़ा होता है कि शॉर्ट पिच आती है तो उसको मारना होता है, पर टेस्ट मैच में छोड़ने की ऑप्शन भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अय्यर वैसे ही शॉर्ट पिच को टेस्ट मैच में भी खेलेंगे और ये अच्छे शॉर्ट पिच को भी धीरे धीरे प्रॉपरली हैंडल करना सीख जाएगी। तो दिल्ली की टीम तो बैटिंग में भी अच्छी लग रही है और बॉलिंग में भी इनका अच्छा अटैक है, क्योंकि अय्यर अब खेल रहा है तो एक ओवरसीज प्लेयर, ये पहले स्मिथ को खिला रहे थे पर अब ये नॉर्टजे को खिला पा रही है, फास्ट बॉलर। तो इससे इनका पेस अटैक भी और अच्छा हो रहा है और स्पिन अटैक इनका अच्छा है ही। अक्षर पटेल है, आर अश्विन है और अमित मिश्रा भी है इनके पास। और अक्षर पटेल और अश्विन तो वर्ल्ड कप की टीम में भी इंक्लूड किया है, तो दोनों डेफिनेटली मोटिवेटेड हो गए कि हम अच्छा करें। तो इनकी जो टीम वाकई मेरे को स्ट्रांग नजर आ रही है। बस एक थोड़ा सा इनके लिए अभी चिंता की बात हुई है कि मार्कस स्टोइनिस इंजर्ड हुए थे पिछले मैच में, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। तो ये देखना होगा ये इंजरी कितनी सीरियस है। हैमस्ट्रिंग इंजरी को हील होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हो सकता है कि स्टोइनिस अगले कुछ मैचेस मिस कर जाए। और अगर ये इंजरी सीरियस हुई, ये टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, तो तब दिल्ली की टीम के लिए ये एक झटका हो सकता है। पर फिर भी इनके पास ऑप्शंस है, जैसे ललित यादव इनके पास ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, जो मेरे ख्याल से स्टोइनिस की कमी को पूरा करेगा। तो दिल्ली की टीम तो पहुंच गई है टॉप 4 में। 100% चांस मैं इनको दूंगा, ये तो टॉप 4 में पहुंची पड़ी है।
और आखिरी टीम के भी ऊपर भी बात कर लेते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की टीम तो मैं ये कहूंगा, मुझे इनको देख के एक पंचिंग बैग की याद आ रही है। जैसे पंचिंग बैग होता है तो अलग अलग बॉक्सर्स आके उस पर अपनी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, तो वही हाल हैदराबाद का हो गया है। हर टीम आके इनके साथ अपनी जीतने की प्रैक्टिस करती है और हरा के चली जाती है। सिर्फ एक मैच ही अभी तक जीत पाए हैं, 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं, तो चांस तो मैं इनको 0% दूंगा। ये तो बाहर हो गई है प्लेऑफ की रेस से, इनका कोई चांस नहीं। ये सारे मैच जीत भी जाए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो नहीं पहुंचेगी। पर इनका जो एक मैच था, वो एक मैच ये हारे दिल्ली कैपिटल्स के साथ था, और पहले वार्नर की कप्तानी में हार रहे थे, अब केन विलियमसन कप्तान हुए तो भी ये हार रहे हैं। तो कप्तानी चेंज होना भी इनके लिए काम नहीं कर पाया। इनका मिडल ऑर्डर जो वीक है बैटिंग में, तो वही बात नजर आई। अब की बार जॉनी बेयरस्टो भी नहीं है। बॉलिंग अटैक तो अच्छा है, पर जो बैटिंग में और ओपनिंग भी, डेविड वार्नर अच्छी फॉर्म में नहीं है, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फ्लो नजर आए। तो जब तक बैटिंग में अच्छा स्कोर नहीं मारेंगे तो बॉलर्स भी कहाँ से जिताएंगे। तो बैटिंग में भी इनको यहाँ पे मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पिचेस है ये बैटिंग के लिए अच्छी है यूएई में। तो जो इन सारी टीम्स की परफॉर्मेंसेस रही है इस वीक, तो उसके अकॉर्डिंग जो अब मुझे चांसेस लग रहे हैं कौन सी टीम प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, तो चेन्नई और दिल्ली की टीम तो पहुंच ही जाएगी। और बाकी जो ये एक रेस होएगी तीसरे और चौथे नंबर के लिए, इसमें जो मुझे लग रहा है 2 टीमें जो पहुंचेगी, एक तो आरसीबी की टीम होगी। आरसीबी की टीम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी और ये किसी तरह पहुंच जाएगी। और जो बाकी फिर है टीमें, इनमें मुझे लग रहा है केकेआर की टीम पहुंचेगी प्लेऑफ्स में। तो जो मुझे मैचेस होते नजर आ रहे हैं प्लेऑफ्स में, एक तो चेन्नई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ये एक सेमीफाइनल होगा। नंबर 1 और नंबर 2 इनमें से रहेंगे। और जो दूसरा होगा वो आरसीबी वर्सेस केकेआर, इसके होने के चांसेस लग रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या रहता है। अब सैटरडे संडे दोनों दिन 2-2 मैचेस है, और संडे के दिन जो मैचेस है वो तो खास तौर से मुझे एक्साइटिंग लग रही है। अभी संडे के दिन मैचेस है चेन्नई वर्सेस केकेआर। तो ये तो एक मैच है जो मैं एक तरह से प्रेडिक्ट ही कर रहा हूँ कि ये दोनों भिड़ेगी आपस में प्लेऑफ्स में, टॉप 4 में। तो एक तो ये मैच है, और दूसरा आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। ये दोनों टीमें जो दोनों मैच अपने हार के आई है, और चेन्नई वर्सेस केकेआर जो दोनों मैचेस अपने जीत के आई है। तो ये दोनों मैचेस संडे को है, और इन मैचेस को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो इनका तो मैं डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इनके पोस्ट मैच भी और प्री मैच भी। तो लेट्स सी अब क्या रहता है आगे। अभी ये इस वीक का जो एनालिसिस रहा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अब आगे क्या रहता है।